हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर फर्दर डिस्कस करने वाले हैं और ये सैम्पल पेपर डिस्कशन का पार्ट 3 रहेगा। इसमें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आज स्टार्ट करेंगे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि 40 मार्क्स का है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 18 to 17, इसमें जो दो क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 18 to 17 है, ये कैसे क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चंस हैं और इनको आंसर हमें करना है 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में। आपको आंसर की का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर है लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच वन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा था। ऑप्शन ए है वाटरवेज, ऑप्शन बी रेलवेज, ऑप्शन सी रोड, ऑप्शन डी इज एयरवेज। तो ब्रिटिशर्स ने जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया तो वो था रेलवेज। तो इसका आंसर है 18 का ऑप्शन बी रेलवेज। रेलवेज वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस करवाया था अपने बेनिफिट के लिए, अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया और ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था किस डेट पर, 16 अप्रैल 1853। नंबर 19, विच वॉज नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर अर्ली 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इंडिया में जब इकोनॉमिक प्लानिंग हुई, 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करे, तो स्टार्टिंग में कौन सी स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक प्लानिंग की इनमें से नहीं थी। स्टार्टिंग जब प्लान 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था लॉन्च हुआ था 1951 में और इसका एंडिंग क्या था फिर, क्योंकि 5 ईयर प्लान है 1951 टू 1956। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के जब स्टार्टिंग करी थी तो उस टाइम पे मेन एम क्या थे, बैलेंस ग्रोथ, ये तो करेक्ट है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी था, प्रोटेक्शनिज्म भी था, इंडियन इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया था। तो ये जो ऑप्शन बी है इसमें लिबरलाइजेशन जो था ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है, आर्थिक सुधार है, 1991 में से इंट्रोड्यूस किया था। और इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमारा LPG रिफॉर्म से ना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये इनिशियली तो इसका कुछ ऐसा रोल नहीं था। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो गवर्नमेंट है अपने अननेसेसरी जो कंट्रोल्स उसने इम्पोज किए हुए हैं उसे रिड्यूस करती है, कम करती है, ख़त्म कर देती है। प्राइवेट सेक्टर्स पे जो भी उसने कंट्रोल्स लगा रखे हैं उसे रिमूव कर लेती है, तो उसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन बी विच इज़ लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। इंडिया में पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं किसके बेसिस पे। ऑप्शन ए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑप्शन सी एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग, ऑप्शन डी कैलोरी इनटेक। कंजप्शन के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया जाता है कि कितने परसेंटेज में इंडिया में पुअर पर्सन्स रहते हैं। तो अब इसमें फिर कंजप्शन बेसिस है तो कंजप्शन बेसिस में क्या लेते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। और कंजप्शन बेसिस में हम कंसीडर करते हैं कैलोरी को, तो कैलोरी इनटेक। और जो कैलोरी है, कैलोरी क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है एनर्जी की, कंजप्शन को ये मेज़र करती है। तो जितना ज़्यादा कैलोरी इनटेक होगा उतना ज़्यादा पॉवर्टी कम होगी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन डी कैलोरी इनटेक। क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीज़न, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। कुछ हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन है, एक असर्शन है, एक रीज़न है, और फिर हमें स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद ये बताना है कि इसमें इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे इसमें दे रखा है असर्शन में
insufficient rate of human capital formation is a reason for low per capita income in India। इसमें क्या बोला गया कि जो रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्म कर रही है वो इनसफिशिएंट है। मीन्स ह्यूमन कैपिटल में ऐसे पर्सन्स आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, नॉलेज है, तो वो क्यों लो है, ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं फॉर्म कर पा रही, क्योंकि तो इसका मतलब क्या रीज़न है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है। इनकम कम होगी तो एक्सपेंस कम करेंगे एजुकेशन हेल्थ पे, तो फिर जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं कर पाएगी। फिर इसका रीज़न क्या है, क्यों हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो लो है, पर कैपिटा इनकम क्यों लो है। तो रीज़न क्या है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। जो जीडीपी का जो हिस्सा खर्च हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन पे इंडिया में सिग्निफिकेंटली बिलो द लेवल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। मीन्स इंडिया में जो खर्चा हम कर रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन पर वो बहुत ही कम है। किससे कम है, जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, उससे हम कम पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर हेल्थ और एजुकेशन पे पैसे जो है स्पेंड नहीं करेंगे, मनी स्पेंड नहीं करेंगे, तो ह्यूमन जो है कैपिटल फॉर्म हो ही नहीं पाएगी। तो ये जो असर्शन है, जो हमें ऊपर स्टेटमेंट गिवन थी, तो क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लो है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ पर। इट मीन्स इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ही स्टेटमेंट, असर्शन, रीज़न, दोनों एकदम करेक्ट हैं, ठीक हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं असर्शन को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है उसे हमें यहाँ पे टिक मार्क करना है, उसके बारे में बताना होगा। ऑप्शन ए में ग्रेट लीप फॉरवर्ड वॉज रिलेटेड टू कम्यून्स, ये एकदम करेक्ट है। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है चाइना में स्टार्ट हुआ था और ये कम्यून से रिलेटेड है। ऑप्शन बी, पाकिस्तान इनिशिएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1988, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे वो 1988 में हुए थे और इंडिया में 1991 में, ये भी ठीक है। फिर ऑप्शन सी है इंडिया कंट्रोल्ड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 1980 ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी, तो ये गलत हो गया। वन चाइल्ड पॉलिसी तो चाइना ने अडॉप्ट करी थी, इंडिया में तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी में क्या बोला है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया एंडेड इन 1956। इंडिया में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एंड हुआ था 1956 में, करेक्ट है। स्टार्टिंग हुई थी 1951 में, तो एंडिंग पीरियड क्या होगा, 1956। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 1980 ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 to 26 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। पैराग्राफ गिवन है हमें और फिर पैराग्राफ को रीड करने के बाद हमें इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक आंसर करना होगा। अब ये जो पैराग्राफ है ये किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सपोर्टिंग सिस्टम है, बेसिक फैसिलिटीज़ है जो कि इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स करने में हेल्पफुल है। बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो हम आगे काम नहीं कर सकते। दीज सर्विसेज इंक्लूड, अब इन सर्विसेज में क्या क्या आ रहा है, रोड्स आ रहा है, रेलवेज है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स हैं, डैम्स है, पावर स्टेशन है, ऑयल है, गैस पाइपलाइंस है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, द कंट्रीज एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हेल्थ भी आता है, इंक्लूडिंग हेल्थ में क्या रहा, हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम इंक्लूडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटरी में हमारा जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, एंड मॉनेटरी सिस्टम, और मॉनेटरी सिस्टम में क्या, बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस आते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सम ऑफ द फैसिलिटीज़ हैव अ डायरेक्ट, कुछ फैसिलिटीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, और कुछ फैसिलिटीज़ का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, प्रोडक्शन पर। वाइल अदर गिव इनडायरेक्ट सपोर्ट बाय बिल्डिंग द सोशल सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। सम डिवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू, अब डिवाइड कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 कैटेगरीज में, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रिलेट कर रहा है एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से, आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मर, मतलब ये इकोनॉमिक हो गया फर्स्ट वाला, और दोज रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग से जो रिलेटेड है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर।
Number 23 dash is part of economic infrastructure. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें से कौन सा पार्ट है? ऑप्शन ए हाउसिंग, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी हेल्थ. क्योंकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा है तो इकोनॉमिक में आता है जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रेलवे, स्पोर्ट्स. तो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो इसके अकॉर्डिंग 23 के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है कम्युनिकेशन. ऑप्शन बी करेक्ट है. हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ ये किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पार्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डैश अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है. तो इसका आंसर है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट कैसे? क्योंकि अभी जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल गए स्टूडेंट्स, एजुकेशन लिया, आगे चल के जॉब करेंगे, आगे चल के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे. तो ये चीज़ें क्या इनडायरेक्ट. और जबकि इकोनॉमिक वाला है जैसे कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं गुड्स के प्रोडक्शन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 इकोनॉमिक्स ले एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज. जो इकोनॉमिक्स हैं वो एक मतलब फोकस करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होते रहना चाहिए. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है. क्यों? क्योंकि इसका रीज़न क्या है? इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करता है. चीप नहीं बोल सकते बट इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है? क्यों मतलब जो इकोनॉमिस्ट है वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकि वो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करे, ग्रोथ हो, जीडीपी बढ़े. ठीक है, जैसे अब इकोनॉमिक में क्या क्या आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, पोर्ट्स हैं, रेलवेज हो गया एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन 26 इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, उसके क्या इम्पैक्ट है, कैसे वो तेजी लेकर आ रहा है, किस किस में चेंजेस लेकर आ रहा है. तो ऑप्शन ए है फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ाता है, एग्रीकल्चर को भी अच्छा करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करेगा. जितना बेस स्ट्रांग होगा तभी हमारा सारा जो सेक्टर्स हैं सारे सेक्टर्स डेवलप कर पाएंगे. इट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है. ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज होगी जैसे एग्रीकल्चर है, वहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस है तो एग्रीकल्चर डेवलप करेगा. तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा. 26 का आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 27 ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर डैश. ब्रुंटलैंड जो कमीशन रिपोर्ट है वो 1987 में पब्लिश हुई थी. और जो ब्रुंटलैंड रिपोर्ट है इसको हम एक और नाम से जानते हैं कॉमन फ्यूचर पब्लिकेशन. कब रिलीज़ हुई? 1987 में. और किसने करी? बाय द वर्ल्ड कमीशन. और किस बेसिस पे? ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पे. जिसने क्या इंट्रोड्यूस करा? कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए इंडिया में. और साथ ही साथ क्या डिस्क्राइब करा? हाउ इट कैन बी अचीव्ड, और इसे कैसे हम अचीव कर सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी डेवलपमेंट जो कि किससे रिलेटेड है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो कि प्रेजेंट में भी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, प्रेजेंट जनरेशन को बेनिफिट मिलता रहे और साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उसे भी रिसोर्सेज का बेनिफिट मिले. इस टाइप की जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अभी जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 18 to 27 ये हो गए हैं कंप्लीट. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही.